सो अगेन वेलकम बैक। फिफ्थ पार्ट दोस्तों, फ्रांस की क्रांति के ऊपर काफ़ी सीरीज बन रही है। ये वीडियो जो है लेक्चर सीरीज का 5वां हिस्सा है। इसमें फर्स्ट चैप्टर में पूरी फ्रांस की क्रांति के बारे में बताया जा रहा है कि ऑफ कोर्स जो भारत है उसको इसके थ्रू सीखने को क्या मिला और असल में फ्रांस में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ की जनता जो थी वो राजा से बहुत बुरी तरीके से परेशान हो चुकी थी और फाइनली राजा ने को हटा दिया गया और उसके बाद वहाँ पे लोकतंत्र का शासन लाया गया। देन फाइनली उसके बाद लोकतंत्र, फिर राजा के साथ लड़ाई होती है, फिर दोबारा से मोनार्की सिस्टम आ जाता है और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। क्लास 9th के लेवल पे जितना कुछ बताने की कोशिश करी जा रही है मैं उतना तो आपको समझाऊंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऑफकोर्स आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे ज़रूर जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और अगर आप YouTube के चैनल पे भी नए हैं तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो। अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि हमने पिछली क्लास के अंदर ये बात करी थी कि एक सभा हुई थी, जनरल असेंबली हुई थी। इस जनरल असेंबली को हमने देखा था कि 5 मई को ये जनरल असेंबली हुई थी, जिसमें ऑफकोर्स थर्ड स्टेट के लोगों की डिमांड थी। थर्ड स्टेट में भी मिडल स्टेट के लोगों की डिमांड थी, जिसे हम फ्रेंच टर्म के अंदर बुर्जुआ क्लास भी बोलते हैं। कौन सा क्लास बोलते हैं? बुर्जुआ क्लास। ये याद रखिएगा, अपने स्कूल में टीचरों से पूछिएगा कि जो मिडिल क्लास लोग थे उनको फ्रेंच टर्म में क्या कहा जाता है। तो ये जो थर्ड कैटेगरी थी, इसके थर्ड कैटेगरी में से जो मिडिल क्लास, जिन्हें हम बुर्जुआ क्लास बोलते हैं, थोड़े पढ़े लिखे समझदार लोग राजा से मिलने के लिए गए थे और ये सब हमने पढ़ लिया था कि राजा से मिले, 5 मई को डिस्कशन हुआ और ऑफ कोर्स लुई 16 ने मना कर दिया कि जो सिस्टम, वोटिंग सिस्टम चलता था वो वैसा ही चलता रहेगा। तो इसीलिए फाइनली बुर्जुआ क्लास ने क्या कहा? बुर्जुआ क्लास ने वहीं के टेनिस कोर्ट के अंदर ओथ लिया और ऑफ कोर्स वहाँ पे वर्साई पैलेस था और वहाँ पे 2 लोग थे, मीरा ब्यू और आबे सियास करके व्यक्ति थे, और 20 जून से इन्होंने संविधान बनाने की शुरुआत कर दी थी। और ऑफ कोर्स हमें पता था कि नेशनल असेंबली के लोगों ने फाइनली अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस चालू कर दिया था। चालू करने के बाद हमने ये भी कहीं ना कहीं पढ़ने की कोशिश करी थी कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उसी टाइम पीरियड पे फ्रांस में ऐसी अफवाह फैली कि राजा जो है ऑफ कोर्स लोगों को मारने के लिए सेना भेज रहा है, और यहाँ पे ऑफ कोर्स जनता को तो वैसी ही प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्होंने 14 जुलाई के दिन बेस्टाइल के पैलेस के ऊपर कर दिया अटैक, 14 जुलाई के दिन। और वहाँ पे 7000 लोगों को ऐसा कहा जाता है कि वहाँ से निकाल लिया गया और उसके बाद क्या कहते हैं, लोगों के पास बंदूकें आ गई वगैरह वगैरह, और राजा को अब समझ में आ गया था कि शासन जो है ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला। यहाँ पे मेन बात यह है कि किले को जब पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया तो फाइनली यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ग्रामीण इलाकों के अंदर भी दंगे भड़कने लग गए थे और ऐसे ही इंसिडेंट को हमने फ्रांस की क्रांति का नाम दिया। फाइनली जनता पूरी तरीके से राजा से कंटाल चुकी थी। जनता को पता चल चुका था कि राजा का शासन सही नहीं है और बुर्जुआ क्लास जो मिडिल मैन थे वो चाहते थे कि फ्री स्टेट होना चाहिए, जो ऑफ कोर्स फ्रांस देख रहा था कि यूएस के अंदर भी बहुत टाइम पहले से हो गया था। सो दैट इज़ वाई इन लोगों ने क्या बनाया, इन लोगों ने नेशनल असेंबली के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूट मोनार्की सिस्टम बनाया और इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1971 तक कंप्लीट कर दिया, जिसमें मेन बात करी गई कि जो लिमिट थी पावर्स की वो बनाई गई और कहा गया कि जो मोनार्की सिस्टम है, राजा का जो सिस्टम है, ऑफकोर्स वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे पूरी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें पूरी तरीके से राजा के शासनों को सीमित करना पड़ेगा, जनता को अधिकार देना पड़ेगा। इसीलिए उस दिन में क्या हुआ, 4 अगस्त के दिन दोस्तों, 4 अगस्त के दिन लुई 16 को फाइनली कहा गया कि आपको एक तो नेशनल असेंबली को अडॉप्ट करना पड़ेगा और जो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करने के लिए वो भी ख़त्म करना पड़ेगा। मतलब मेन बात आपने ये याद रखनी है कि टाइम पीरियड ना किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पूरा टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि क्रांति से लेकर 4 अगस्त तक क्या हुआ। 4 अगस्त 1789 के दिन जो बात हुई थी दोस्तों, तो उसमें 4 अगस्त के दिन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने एक बात नहीं, 2 बात नहीं, 3-4 बातें लिखी थी। नंबर 1, विशेष अधिकार खत्म होंगे। नंबर 2, सभी को टैक्स देना पड़ेगा, राजा को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आना पड़ेगा, राजा को ये जो नेशनल असेंबली है उसको मंजूरी देनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह बातें सारी हुई थी। और इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ से फ्रांस का एक नया इतिहास चालू हो जाता है और यहाँ से फ्रांस एक नए डायरेक्शन में जाने लगता है। तो फ्रांस में नेशनल असेंबली के लोगों ने, ऑफ कोर्स मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ें पास करी थी। फ्यूडल सिस्टम खत्म करा, टैक्स प्रिविलेजेस खत्म कर दिए गए, जो विशेष अधिकार क्लर्जी को मिलते थे या नोबैलिटी क्लास को मिलते थे वो सारे अधिकार खत्म कर दिए गए। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है उन्होंने बहुत सोच समझ के चीज़ों को बनाने की कोशिश करी। बुर्जुआ क्लास के अंदर एक मॉन्टेस्क्यू थे, आपको अगर याद हो तो इन्होंने एक बुक लिखी थी मॉन्टेस्क्यू ने, द स्पिरिट ऑफ लॉज।
उन्होंने ये समझाने की पहले ही कोशिश करी थी कि फ्रांस के अंदर जनता को समझ में आना ज़रूरी है कि जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी यानी कि विधायिका, न्यायपालिका और साथ में क्या कहते हैं आपका कार्यपालिका, इनकी जो शक्तियां हैं अगर आप किसी एक के हाथ में, किसी किंग के हाथ में दे देंगे तो ऑफ कोर्स राजा तो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा ही करेगा। मोंटेस्क्यू जो बुर्जुआ क्लास के अंदर से आते थे, उन्होंने समझाया पूरे के पूरे यूरोप को कि हमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों की शक्तियों को अलग करना पड़ेगा। और तीनों की शक्तियों को जब हमें अलग करना पड़ेगा दोस्तों, तो यहाँ से हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से तीनों की शक्तियाँ अलग करी जाएगी और जनता के अधिकार की बात होगी। तो मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखी गई बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये बुक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी उस टाइम पे इतिहास के लिए। तो इसकी वजह से, स्पिरिट ऑफ लॉज की वजह से ही 1971 के अंदर जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी, इसमें जनता के द्वारा ही वोटिंग सिस्टम के तहत यहाँ पे लोगों को चुना गया था। अब मेन बात ना यहाँ पे एक छोटा सा सिस्टम, बस एक गलत जो मुझे लगा वो मुझे ये लगा कि इन्होंने वोटिंग सिस्टम के लिए क्या करा। वोटिंग सिस्टम के लिए इन्होंने एक्टिव सिटीजन अलग कर दिए, पैसिव सिटीजन अलग कर दिए, और ये बस कहा गया कि एक्टिव सिटीजन जो थोड़ा बहुत टैक्स देता है सिर्फ उसको ही वोट डालने का अधिकार है, महिलाओं को नहीं है, 25 साल से छोटे लोगों को अधिकार नहीं है। 25 साल से बड़े लोग जो होंगे ऑफकोर्स वो वोट दे सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 50,000 लोगों को चुनेंगे और 50,000 लोग उन्हीं एमपीज़ को चुनेंगे जो नेशनल असेंबली के अंदर जाके अपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो नेशनल असेंबली जो था, सबसे बुरा चीज़, सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं था। इसमें सिर्फ एक्टिव सिटीजन जो थोड़ा बहुत टैक्स पे करते थे उनको ही अधिकार था वोट डालने का। तो नेशनल असेंबली में ये थोड़ा गलत था, जो आगे जाके हम स्टडी करेंगे कि कैसे यहाँ पे नेशनल असेंबली ने कैसे वॉर को छेड़ दिया। वॉर को छेड़ने के बाद कैसे जैकोबिन क्लब अस्तित्व में आया और जैकोबिन क्लब का एक नया डायरेक्शन निकल के आता है, और वो रीजन ऑफ टेरर आपकी फ्रांस की क्रांति के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन नेशनल असेंबली के अंदर ऑफकोर्स वोटिंग सिस्टम तो था, लेकिन ऐसा बोला था कि नेशनल असेंबली के अंदर जो ये लोग थे जनता के बीच में से निकल के आए थे, और ये ज़्यादातर ऑफकोर्स मिडिल क्लास के अंदर जो मुर्जुआ क्लास था वो था, है ना। तो यहाँ पे फाइनली ये लोग बना देते हैं लॉज, और कुछ 17 समथिंग लॉज थे। ऑफकोर्स इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर मैन एंड द सिटीजन ये बनाया, और यहाँ पे सभी नागरिकों को अधिकार मिल गए। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है कि कैसे नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा जो फ्रांस में बदलाव चाहता था और बदलाव हुआ। तो ऐसा ही सेम आप भी चाहते हैं तो ज़रूर बदलाव कर सकते हैं। ई पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप बदलाव ला सकते हैं। तो कुछ राइट्स हैं जो ऑफकोर्स हमें जानना ज़रूरी है, और उसके बाद पॉलिटिकल सिंबल भी हैं। तो इस पॉलिटिकल सिंबल में एक ब्रोकन चेन है, जिसका मतलब सिंपल सा यही कि ब्रोकन चेन का मतलब होता है कि इंसान अब फ्री हो चुका है। उसके बाद एक यहाँ पे द बंडल ऑफ रोड्स ऑफ फैसिस, वन रोड कैन बी ईजिली ब्रोकन, ऐसे बता रखा है कि वो उसका डायलॉग है ना वो नाना पाटेकर का, कि एक तिल्ली को तोड़ना तो बहुत आसान है पर सारी जब मिल जाती है तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ये दिखाने की कोशिश करी गई है। दूसरा फिर आपका क्या कहते हैं, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये ब्लू वाइट रेड ये नेशनल कलर है, ये ट्रायंगल है, ये ऑफकोर्स जो वुमेन है जो लॉ को पकड़े हुई है, इसका मतलब ये कि इंसान फ्री हो चुका है, जिसके सर पे टोपी है, ये टैबलेट है, लॉ टैबलेट है। तो ऐसा कुछ सिंबल है, मे भी शायद से यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके। अब हम आगे बढ़ेंगे वीडियो के अगले पार्ट में, जिसमें हम और डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे। कुछ ये नए वर्ड्स हैं जो आपको समझने हैं। हमारी कहानी यहाँ तक आ चुकी है कि 1974 में राजा का शासन हुआ। 1979 के अंदर स्टेट जनरल असेंबली ने कहा कि भाई थर्ड स्टेट के लोगों ने अपनी खुद की असेंबली बनानी है। 1971 में फाइनली राजा के शक्तियों पे अंकुश लगा दिया गया था, ये हमने पढ़ लिया है। अब फाइनली हम जाके 1972 की कहानी आगे पढ़ेंगे, और नेपोलियन कैसे सत्ता में आता है इस बीच मतलब 1796 में कैसे नेपोलियन आता है, डायरेक्टरी का शासन कैसे आता है, वो सब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम आगे जैसे पढ़ते चले जाएंगे डायरेक्टरी क्या है, फ्रांस में कैसे जो ये नेशनल असेंबली आई थी उसको भी ख़त्म करके नेशनल कन्वेंशन बनाया गया था। वो कन्वेंशन क्यों बनाया गया था उसके पीछे कहानी। तो फ्रांस का इतिहास एक ऐसा लंबा फीचर है जो बस पढ़ते जाओ। ये एक प्रोसेस है जो ऑफकोर्स होना है, हर कंट्री के अंदर होना है। तो इसीलिए आपको समझना होगा डीपली। मतलब आपके बुक के अंदर लास्ट फ्रांस की क्रांति को, मतलब जहाँ से राजा का शासन अपॉइंटमेंट होता है 1774 से लेके 1815 में नेपोलियन की हार तक। हालांकि यहीं तक ही नेपोलियन मतलब उनकी लाइफ यहीं तक सीमित नहीं हुई, फ्रांस यहीं से आज़ाद नहीं हुआ। 1848 में जाके भी एक क्रांति होती है जिसे हम फेब्रुअरी रेवोल्यूशन बोलते हैं, और फाइनली 1871 में जाके फ्रांस आज़ाद होता है।
तो इतना बीच का प्रोसेस तो आपकी बुक में बताया ही नहीं हुआ है, तो इतना आपको पढ़ना ही नहीं है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना ही आपने समझ लेना है, उतना ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नेपोलियन की हार तक हम पहुंचेंगे, लेकिन वो वीडियो के कुछ पार्ट्स आएंगे, आगे पार्ट आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।